stands for charge, and T stands for time, I stands for current, and we have the formula rate of flow of charge with respect to time is called current. We have seen again one more formula yesterday. V is equals to IR. V is equals to IR. ठीक है? हमने देखा कि जो करंट है, करंट फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, आयन की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से, सिंपली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से। तो जिनके ऊपर चार्ज है उनकी फ्लो होने से क्या फ्लो होता है? करंट, है ना? तो आयंस या इलेक्ट्रॉन। अब उसके बेसिस पे हमने उसके क्या देखे? दो कंडक्टर। वन इज आयंस की वजह से फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड आयोनिक कंडक्टर, और दूसरा कौन सा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर। आयोनिक कंडक्टर इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर बच्चों? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें पता है आयंस, ठीक है, एक कंटेनर है और कंटेनर में हमने ले लिया बच्चों NaCl, ठीक है, क्या ले लिया? NaCl। अब NaCl, Na पॉजिटिव, Cl निगेटिव, क्या प्रोड्यूस हो गए? आयंस। क्या प्रोड्यूस हो गए? आयंस। और आयंस फ्लो होने से क्या फ्लो होता है? करंट, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। दूसरा फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू and V is equals to IR. V is equals to IR. That is called which law? Ohm's law. कौन सा law? Ohm's law. अब हम एक छोटी सी बात यहाँ पे पढ़ेंगे। हमें पता है R. R stands for resistance. R stands for resistance. Resistance को कैसे डिनोट करते हैं? R. और क्या है ये रेजिस्टेंस? अभी अभी हमने देखा कि करंट, करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज स्पीड से जाएगा। चार्ज क्या है? चार्ज इज नथिंग बट दिस आयन। अब आयन अगर स्पीड से जाएगा तो कम समय में ज्यादा चार्ज जाएंगे, और ज्यादा चार्ज जाएंगे तो करंट भी कैसा होगा? ज्यादा। करंट भी कैसा होगा? ज्यादा। और करंट को अपोज, करंट को अपोज जैसे ये समझने के लिए हम हमेशा एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ऐसा होता है, वी हैव टू V इज इक्वल्स टू IR। ये तो आपको पता है। एग्जाम्पल ऐसा है कि ये जो समझो हम रास्ते से चल रहे हैं, हम मतलब कौन हो गए? चार्ज। हम कौन हो गए बच्चों? चार्ज। और जब ये चार्ज कैसे चलता है? रास्ते से। हम रास्ते से चलते हैं, अब रास्ते में अगर क्राउडिंग ज्यादा है ना, क्राउडिंग समझते हो ना आप, गर्दी ज्यादा है, तो हमारे चलने की स्पीड कम हो जाती है। हमारे चलने की स्पीड कम हो गई। हमारे, हम तो कौन है? आयंस। तो आयंस के फ्लो होने की क्या कम हो गई? स्पीड। मतलब क्या कम हो गया? करंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और इसीलिए हम क्या कहेंगे कि जब रास्ते में क्राउडिंग ज्यादा है, मतलब वहां पे अपोज टू द फ्लो ऑफ चार्ज कैसा है? ज्यादा। उसी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसी को? रेजिस्टेंस। तो व्हाट इज रेजिस्टेंस? डू यू अंडरस्टैंड? अपोज टू द flow of current is called resistance, and that resistance is denoted by R. Resistance is denoted by R. अब हमारे पास क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर मतलब कंसीडर करो कि एक मेटल का रॉड है हमारे पास। काय का रॉड है? मेटल का रॉड है, ठीक है। दिस इज द मेटल रॉड वी हैव, ठीक है। एंड एज वी हैव, दिस इज द मेटल रॉड, दिस इज द रिच रॉड, मेटल रॉड। तो ये हमारे पास यहाँ पे है बच्चों मेटल का रॉड, और इस मेटल के रॉड के पास, ठीक है, इसकी मैं कंसीडर करता हूं लेंथ। इसकी लेंथ है L, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है स्मॉल ए। वंस मोर, क्या है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? स्मॉल ए, ठीक है। व्हाट इज स्मॉल ए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एंड व्हाट इज L? Length of conductor. Once more, what is L? Length of conductor. What is A? Area of cross section. Clear? A is the area of cross section and L is the length of conductor. समझ गए? अब ये कंडक्टर मतलब कुछ नहीं, मेटल का रॉड है। अब क्या होगा? इसमें से ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन,
अब हम प्रैक्टिकली समझने के लिए हमने कंसिडर किया कि हम कौन है, चार्ज। हम जा रहे हैं रास्ते से, ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसा रास्ता रहता ना, टनल टनल टनल, अरे सुरंग देखा है ना, वो अपन जाते हैं ऐसे रोड के नीचे से, है ना, वो अपन स्मशान भूमि उसके नीचे जाना पड़ता है उधर से, ठीक है, इफ यू नो, सो डोंट वरी। तो इधर भी देखेंगे ये ऐसा रास्ता है, इसमें से जा सुरंग से। अब सुरंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कैसा है, कम है, तो हम जल्दी जा पाएंगे कि लेट जाएंगे, लेट जाएंगे। मतलब सुरंग का एरिया छोटा है, मतलब हम जल्दी नहीं जा सकते, मतलब वहां पे क्या ज्यादा है, रेजिस्टेंस, है ना। अप्रोच कैसा है, ज्यादा। कब है अप्रोच ज्यादा, जब एरिया कम, तो अप्रोच ज्यादा। रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस ज्यादा जब एरिया कम, एंड सो व्हाट आई कैन से, रेजिस्टेंस इज inversely proportional to the area of cross section. Resistance is inversely proportional to the area of cross section. ठीक है। अब हमने बोला यार ये वायर है, इसका एरिया कम है, तो हम क्या कर देते हैं, इसका एरिया बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ा देते हैं, एरिया, ठीक है। अब एरिया बढ़ाने के लिए हमने वायर को छोटा किया, ठोका उसको, अब क्या बढ़ गया उसका एरिया, लेकिन क्या कम हो गई, लेंथ। कोई भी चीज, अभी ये पेन है, इसको मेरे को बारीक करना है, तो बारीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठोकना पड़ेगा। ठोकेंगे तो एरिया क्या होगा, कम, और क्या बढ़ जाएगी, एरिया को कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए एरिया को अगर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसीलिए हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया, क्या कॉन्सेप्ट आया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज directly proportional to the length of conductor and inversely proportional to the area of cross section। ठीक है। देखो एक तो फॉर्मूले लर्न करते हैं, लेकिन एग्जाम में जब हम तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि फॉर्मूला हम भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ समय आपको ये बेसिक से उठना है कि रेजिस्टेंस इज बस एक चीज के ऊपर 10 फॉर्मूले बनेंगे, एक चीज के ऊपर, ठीक है। तो ये छोटी सी, इसलिए मैंने प्रैक्टिकली बताया, अपन सुरंग में जा रहे, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा, बस इतनी बात। और रेजिस्टेंस को अगर इनवर्सली तो लेंथ को डायरेक्टली, क्लियर। अब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड सो वी कैन राइट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू L upon A। L upon A, what is L? Length of the conductor. What is A? Area of cross section of the conductor। और ये कौन है बच्चों, कांस्टेंट। अब हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला आया R। R इज इक्वल टू, ये कौन है, कांस्टेंट, ये कौन है, L। L स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये स्टैंड्स फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। अब कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट करेंगे, रो। कैसे डिनोट करेंगे, रो, एंड इनटू L अपॉन A, ठीक है। अब क्या होगा, अगर लेंथ उसकी रही 1 मीटर और एरिया रहा 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वंस मोर, लेंथ कितनी रही, 1 मीटर और एरिया रहा 1 मीटर स्क्वायर, 1 अपॉन 1 100। चांगलं बाकीचे म्हणतच नाही, ठीक है। 1 अपॉन 1 1, तो फिर ये तो हो गया कैंसल। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा, R इज इक्वल टू रो। फॉर्मूला मिलेगा R इज इक्वल टू रो, क्लियर। R इज इक्वल टू रो, तो रो इज नथिंग बट R। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन अंडर द स्पेसिफिक कंडीशन। क्या है वो स्पेसिफिक कंडीशन, कि लेंथ 1 मीटर होना चाहिए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि 1 मीटर ही होना चाहिए, इट मे बी 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जनरली सेंटीमीटर का ज्यादा यूज होता है, 1 मीटर मतलब 3.5 फुट। फुट पता है, जाओ हाँ, ये 6, ये पता नहीं 4 फुट का होगा, जाओ दे, टेंशन ना लो, ठीक है। तो हम जनरली सेंटीमीटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सेंटीमीटर। क्यों जनरली सेंटीमीटर यूज करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इधर, और एक्सपेरिमेंट में हम डब्बा इतना बड़ा नहीं लेते, इतना लेते हैं, इतना, ऐसा छोटी सी बीकर।
अब वो कितने सेंटीमीटर की रहती होंगी? 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और उसमें हम इलेक्ट्रोड लेते, वो कितने सेंटीमीटर का रहता होगा? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। मीटर मतलब 3 फीट। 3 फीट नहीं समझते हो आप कितने फीट के हो? 10, सॉरी 6, 5, 5, 4, 3.5, सॉरी 4.5। ठीक है, तो जनरली जैसे मेरी हाइट होंगी 5, 5.5, 5.25 फुट होंगी। ठीक है, कितनी? 8.5। ठीक है, तो 5.5 की हाइट होगी, तो इतना पकड़ लो, इतना 3 फीट। तो 3 फीट होता है 1 मीटर, मतलब लगभग 3.25 फीट होता है। तो यार इतना बड़ा इलेक्ट्रोड कहाँ लेंगे? और इसीलिए जनरली हमें इस केस में हमें कौन सा यूनिट यूज करना होता है? सेंटीमीटर। क्यों सेंटीमीटर को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं? डू यू अंडरस्टैंड? तो सेंटीमीटर यूज करना। तो ये जरूरी नहीं है कि ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, यूनिट, ये 1 तो ये भी 1, बस 1 होना चाहिए। यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तब जो रहेगा R इज इक्वल टू रो। R इज इक्वल टू रो। सो रो इज नथिंग बट द R, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। Rho is nothing but the R, that is the resistance of the conductor under the which condition? Specific condition. कौन सी कंडीशन? स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन में ये जो रेजिस्टेंस है उसी को हम क्या कहेंगे? रो। और इसीलिए इसका नाम रखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो का नाम क्या रखा? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और उसका दूसरा नाम रखा रेजिस्टिविटी। क्या नाम रखा? रेजिस्टिविटी। Why it is called a specific resistance or resistivity? Do you understand? Secondly, as this rho, so from this we can write the formula for rho here. ठीक है, लिया जाए 20% कितने बार लिखना होना चाहिए? 20 बार। ध्यान में रखना, तब जाके लर्न होगा। और 20 बार नहीं लिखा तो चलेगा, लेकिन वो रिवाइज हो जाना चाहिए। इतना 20% सेपरेट निकाल के रखो और उसकी इतनी रिवीजन करो, बहुत खतरनाक। सीटी के पेपर में बस उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा, 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, सो ध्यान में रखेंगे इस बात को। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। बस इतने लिमिटेड फॉर्मूले लर्न करो, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्लियर? और सबके आंसर्स आने चाहिए, सब में चिल्ला के आंसर देना है। ठीक है, सो रो, चलो बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रो? रो इज इक्वल टू फ्रॉम दिस R इंटू ए अपॉन एल। R का यूनिट रहता है ओहम, एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, और लेंथ का सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर कैंसर। तो इसका यूनिट हो गया ओहम सेंटीमीटर। क्या यूनिट हो गया? ओहम सेंटीमीटर। सो यूनिट ऑफ रो इज द व्हाट? ओहम सेंटीमीटर। क्लियर है? तो इसका यूनिट है बच्चों ओहम सेंटीमीटर। किसका यूनिट है? वो रो का। वंस मोर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो? ओहम सेंटीमीटर। ओहम सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ रो। सेकंडली, R into A upon L. R is the resistance, A is the area of cross section, and L is the length. चालायचं समोर? तो ओहम सेंटीमीटर, और we can say its unit is ओहम मीटर। कैसे आया? क्लियर है सब? अब क्या होगा? अब ये हो गया रेजिस्टिविटी। व्हाट इज द रेजिस्टेंस? व्हाट इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसी को हम क्या कहते हैं? कौन सा रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। क्लियर? अब इसके बाद हम एक छोटी सी बात देखेंगे। अभी क्या है ना, एक है अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अपोज टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, आप जिस रोड से जा रहे हो उस रोड में बड़े बड़े पत्थर है। ठीक है, तो ये पत्थर क्या हो गए? रेजिस्टेंस, अपोज टू द फ्लो, बराबर। लेकिन वो पत्थर को हटा के वहां पे बढ़िया 1 नंबर सीमेंट रोड बना दिया और उसमें डिवाइडर भी डाल दिए। मतलब डिवाइडर समझते हो ना, इधर वाले इधर से जाएंगे, उधर वाले उधर से जाएंगे, कोई किसी को ठोकता नहीं करेगा। अब ये रोड से आप कैसे जाएंगे? आराम से, कि मस्त पहुंचाते हुए 100 की स्पीड से, 80, चलो ठीक है। तो समझ गए ना? अब आपकी जाने की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा होगी। अरे जाने की स्पीड क्या होगी? ज्यादा, बराबर। अब इस केस में क्या हो गया? जो रोड है सीमेंट रोड, इसने क्या किया? फ्लो की स्पीड
बढ़ा दी कि कम की? बढ़ा दी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसने फ्लो की स्पीड क्या कर दी? बढ़ा दी। किसने? रोड ने, है ना, सीमेंट रोड ने। तो सीमेंट क्या है? इसने मदद की क्या को? फ्लो होने को। क्या की? मदद। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इट इज द ईट्स टू द फ्लो ऑफ करंट, है ना। तो ये अपोज वाले से जो अपोज कर रहा था उसके अपोजिट में है ये। वो बोलता मत जाओ, ये बोलता जल्दी जाओ। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेम इज द, तो इसीलिए इसको जो ईच कहते हैं, ईच टू द फ्लो ऑफ करंट, इन रेजिस्टेंस को कैसा रहेगा? डायरेक्टली की इनवर्सली? इनवर्सली। एंड सो द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या कहते हैं बच्चों? कंडक्टेंस। Conductance. What do you mean by this conductance? Do you understand? So keep in your mind, the reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance. Reciprocal of resistance called as conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. ठीक है? Reciprocal of resistance is called conductance. Reciprocal of resistance is called conductance. Clear है? तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा? 1/ओहम. 1/ओहम कैन बी रिटन एज ओहम इनवर्स, एंड ओहम इनवर्स इज कॉल्ड साइमन. क्या कहते हैं इसको? साइमन. ठीक है, ध्यान में रखना है उसका यूनिट. ओहम इनवर्स इज आल्सो कॉल्ड साइमन. ठीक है. चालायचं का? आता इकडे लक्ष द्या. जर रेजिस्टन्स, आता मला सांगा लवकर कधी जाल? जेव्हा ती सुरंगचा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया जास्त राहील की कमी राहील? जास्त. म्हणजे एरिया जर वाढला तो जाण्यास मदत होईल की अपोज होईल? मदत होईल. म्हणजे इट इज द एरिया. काय होईल? मदतला काय नाव दिलं आपण? मदतला काय नाव दिलं? इज. इजलाच काय नाव दिलं? कंडक्टन्स. बरोबर. मग एरिया जास्त तर कंडक्टन्स पण जास्त. म्हणून कंडक्टन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया and inversely proportional to the length of the conductor. And so we can write G is equal to some constant. ठीक है, समझलं सर्वांना? G, therefore G is equal to some constant into A upon L, and so we can have G is equal to some constant. Constant है ना? That constant is denoted by small k, and so we can have G is equals to K into A upon L. K into A upon L, and so we can have क्या? When the area is 1 centimeter square, length is 1 centimeter. दोनों की वैल्यू क्या है? 1 1. क्या हो जाएंगी? कैंसल. तो व्हाट वी गेट? G is equals to K. So that G is nothing but K is nothing but the G. It is the conductance of the conductor having unit length and unit area of cross section. ठीक है, ये क्या है? एक प्रकार का कंडक्टेंस ही है. किसका? कंडक्टर का, जिसकी लेंथ कितनी है? 1, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कितना है? 1. ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? के. और इसी से हम के का फॉर्मूला लिख पाएंगे. क्या फॉर्मूला होगा बच्चों के का? सब बोलेंगे के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए. क्या फॉर्मूला होगा के का? के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए. ठीक है, जी कंडक्टेंस, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, ए
एरिया क्रॉस सेक्शन। ये तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में देखा कि लेंथ मतलब क्या, लेंथ मतलब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया। लेकिन जो आयोनिक कंडक्टर होता है मतलब सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के लिए हम कैसे निकालेंगे, तो सॉल्यूशन के लिए हम एक कंटेनर कंसीडर करेंगे और उस कंटेनर में हम कितने इलेक्ट्रोड लेंगे, तो अब ये जो दो इलेक्ट्रोड हमने लिए हैं, इन दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एल। एल स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड हमने यूज किए उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब ए। दिस इज फॉर विच कंडक्टर, आयोनिक कंडक्टर। और इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के लिए लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। आयोनिक कंडक्टर के लिए एल क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। क्या लेना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड। क्लियर है सब लोग, चलो आगे। सो दिस इज अबाउट द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑल दिस थिंग्स। अब हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, K इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। क्या फॉर्मूला आ गया बच्चों, K इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। सो K इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सा कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और इसी का दूसरा नाम है कंडक्टिविटी। क्या नाम है बच्चों, कंडक्टिविटी। ध्यान में रखना, इसी को हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और इसी को कहेंगे कंडक्टिविटी। सो कंडक्टिविटी इज नथिंग बट द स्पेसिफिक कंडक्टेंस and it is given by G into L upon A, and this conductivity is nothing but the conductance. It is the each to the flow of current, मतलब करंट ज्यादा फ्लो हो रहा है मतलब कंडक्टेंस ज्यादा है, कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। क्लियर है, दो फॉर्मूले अभी हमें मिल गए। अब इन दो फॉर्मूले से हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे K है, K इज इक्वल टू G इंटू एल अपॉन ए, लेकिन G इज नथिंग बट 1 अपॉन R और यहाँ पे कौन है, ए। और ये एल को अगर मैं नीचे लिखू सकूं तो किसके नीचे लिख सकता हूं, इसके। तो क्या होगा रे बच्चों, क्या है ये, अभी अभी हमने पढ़ा है, कहा गया, तो तिकडे क्या है ये, आर इंटू ए अपॉन एल इज नथिंग बट रो। आर इंटू ए अपॉन एल इज नथिंग बट रो। सो व्हाट वी गेट द रिलेशन, के इज इक्वल टू 1 अपॉन रो। K is equals to 1 upon rho. Clear? So we have this formula, K is equals to 1 upon rho, where K is a which conductance, specific conductance, and rho is a conductivity. Sorry, K is a conductivity and it is the resistivity. It is what? Resistivity. ठीक है? And this is what? Conductivity. एक है कंडक्टिविटी, दूसरी है रेजिस्टिविटी। और व्हाट वी कैन से, रेजिस्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक ज फॉर्मूला, ये अगर फॉर्मूले भूल गए ना, एक ज फॉर्मूला ध्यान में रखना। क्या कॉन्सेप्ट है, रेजिस्टेंस इज directly proportional to the length, inversely proportional to the area. So R is equals to rho into L upon A. सारे फॉर्मूले इससे बन जाते हैं। दूसरा बनेगा rho is equals to R into A upon L। ठीक है, अब इसके बगैर रो का रेसिप्रोकल कौन है, K। तो अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो यहाँ पे क्या आएगा, G into L upon A। ये तीन फॉर्मूले। और लास्ट वाला फॉर्मूला क्या है कि K is equals to 1 अपॉन रो। ये 20% है, इसको निकाल लो सेपरेट। ठीक है, इतना पूरा गांव लर्न नहीं करना है, बस ये 4 फॉर्मूले लर्न करने। 4 भी नहीं लर्न किया तो ये कम से कम ये तो भी लर्न कर लेना है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली, इसको ऐसे रखना है, बस ये 4 फॉर्मूले। ठीक है, और एक फॉर्मूला एडिशनल ध्यान में रखना है इसका कि G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। G इज इक्वल टू 1 अपॉन R। ठीक है, so we have this R is equals to rho into L upon A। कल इसको 10 बार लिख लेना बिना देखे, सकाळी दुपार संध्याकाळ, सकाळी 3 वेळा, दुपारी 3 वेळा, संध्याकाळी 3 वेळा, एक वेळा तुमच्या मताने घेऊन घ्यायचा। ठीक है, और सही में बता रहा हूं, बस ये लिखना है, ये रन करना है। अभी छोटा छोटा लर्न करेंगे तो आपका एक एक यूनिट कंप्लीट होगा ऐसे ऐसे।
ठीक है, ये इतना है, कितना है, सिर्फ इतना, ऐसा ना सोच के भी याद आना चाहिए। रो इज इक्वल टू, सॉरी, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। वंस मोर, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, तो उसी से फॉर्मूला बना, आर की जगह क्या रख दिया, जी। ठीक है, सॉरी के, आर इज इक्वल टू, तो ये दूसरा रो का फॉर्मूला इससे बना, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, और के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, समझ गए सब लोग? ये फॉर्मूले आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। अभी अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा के का, व्हाट इज के, जी इंटू एल अपॉन ए। बंद करो, चलो आगे। अब इसके बाद ये जो है, ये फॉर्मूला है हमारे पास के कहता है कंडक्टिविटी, के इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए। ठीक है, या हमारे पास जी इज नथिंग बट 1 अपॉन आर, तो 1 अपॉन आर और एल अपॉन ए, और ये हो गया के। अब हम कैलकुलेट करते हैं सेल कांस्टेंट। अब किसको कहते हैं बच्चों, सेल कांस्टेंट। ठीक है, ये 20% सेपरेट निकाल के रख देना यूनिट का। ठीक है, अभी 2 पेज भरे होंगे, 20% एक पेज भी नहीं है, 1 या 1.5 पेज में यूनिट बैठ जाना चाहिए, 1 या 1.5 पेज में। और वो 1 और 1.5 पेज की इतनी रिवीजन करना, इतनी प्रैक्टिस करना कि यार मतलब आप चाह के भी उसको भुला ना पाए, ऐसी प्रैक्टिस करना है उसकी। ठीक है, समझ गए? तो आपका बहुत बढ़िया काम होगा। ठीक है, हाँ, तो सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट को हम डिनोट करते हैं बी। ठीक है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट? सबसे पहले तो एक सेल होता है, उस सेल का नाम है कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी क्या है अभी तो हम समझ गए, क्या नाम है बच्चों सेल का, कंडक्टिविटी सेल। कंडक्टिविटी सेल कुछ नहीं है, कंडक्टिविटी सेल एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में दो, ये कंटेनर है कंडक्टिविटी सेल, बराबर, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, सॉरी, यहाँ पे एक ऐसी ग्लास की ट्यूब ली गई है, गोल वाली ऐसी ग्लास की ट्यूब, और इस ग्लास की ट्यूब को एक वायर इधर से लगा, एक वायर या एक इलेक्ट्रोड इधर से लगा। ग्लास की ट्यूब को फिक्स है, इसलिए इसके बीच का डिस्टेंस भी कैसा रहेगा, फिक्स, एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज टेकन एज अ एल, एंड दैट एल इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड लिया है, इस इलेक्ट्रोड का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है स्मॉल ए, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कांस्टेंट रहेगा, फिक्स है, और इनके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है। तो इनका अगर हम क्या लेंगे, रेशो, किसका किसका रेशो लेंगे, एल अपॉन ए। व्हाट इज एल, डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। व्हाट इज एल, डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड। ध्यान में रखेंगे, एल इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड, एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। A is the area of cross section. The distance between the 2 electrode upon area of cross section. This gives you which constant? Cell constant. कौन सा constant? Cell constant. Cell constant कैसे डिनोट किया? B. B stands for cell constant. It is given by L upon A. What is L? Distance between the 2 electrode. A is the area of cross section. डिस्टेंस का यूनिट अगर सेंटीमीटर है ना, लेंथ है, और एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो कीप इन योर माइंड, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट लिखते जाओ। ठीक है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, अरे एवढा वेळ लावता का, सॉरी बराबर है ना, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज सेंटीमीटर इनवर्स। Clear? Unit of cell constant is centimeter inverse, or we can say it is a meter inverse. ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स और मीटर इनवर्स जनरली तो यूज होता है सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द सेल कांस्टेंट, डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए अभी के हमारे जो फॉर्मूले हमने अभी डिराइव किए हैं, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, एंड सो वी कैन राइट रो इज इक्वल टू R इंटू A upon L, that can be written as A upon L। तो अभी अभी हमने पता है रो इज इक्वल टू R इंटू A अपॉन L। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, R अपॉन L, है ना, अपॉन A। कैन आई राइट?
अरे रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, तो नीचे कौन है एल, ए को अगर नीचे लाओ तो इसके कहा जाएगा नीचे, मतलब क्या आएगा एल अपॉन ए, एंड सो व्हाट वी गेट रो इज इक्वल टू आर, एल अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी, एल अपॉन ए इज नथिंग बट द बी, एंड सो वी गेट दिस फॉर्मूला। ठीक है, सो क्या है, अभी आप यूनिट भी चेक कर सकते हैं, इसका ओहम, इसका सेंटीमीटर इनवर्स, ऊपर जाएगा सेंटीमीटर, so its unit is ohm centimeter. So directly we can have this formula, rho is equals to R upon B, rho is equals to R upon B, where R is a resistance and B is a cell constant, B is a cell constant. Clear? अब इसी से अपना दूसरा फॉर्मूला भी बन सकता है। दूसरा फॉर्मूला क्या था, G is directly proportional to the area and inversely proportional to the length, और ये हो गया K, तो K इज इक्वल टू G इंटू एल अपॉन ए। अब क्या होगा, L अपॉन ए इज नथिंग बट B, सो हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा, K इज इक्वल टू G इंटू B, K इज इक्वल टू G इंटू B, बट G इज नथिंग बट 1 अपॉन G, 1 अपॉन R, G 1 अपॉन R, so what we get, K is equals to B upon R, K is equals to B upon R, K is nothing but the B upon R, keep in your mind, yeah, this is the K is equal to B upon R, where B is a which constant, cell constant, R is the resistance of the solution, या resistance। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इस तरह हमारे पास ये अलग अलग फॉर्मूले उसी फॉर्मूले से बन रहे हैं। ठीक है, तो ये K is equal to B upon R, where B is a cell constant and R is the rate, तो इसका यूनिट है सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट ओहम इनवर्स, नीचे है तो ओहम, ऊपर आया तो ओहम इनवर्स, एंड सो द यूनिट ऑफ K इज ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यूनिट अच्छे से ध्यान में रखना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वंस मोर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। वंस मोर, व्हाट इज द यूनिट ऑफ K, ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रो, ओहम सेंटीमीटर। रो एंड K के बीच का रिलेशन, रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K। वंस मोर, रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K। वंस मोर, रो इज इक्वल्स टू 1 अपॉन K। ठीक है, सो ये हो गया बच्चों ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है सब? अब हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी सेल समझ गए, कंडक्टिविटी सेल की मदद से हम यहाँ पे अगर कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम कैसे डिनोट करते हैं, के, तो हम किसी सॉल्यूशन की क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, अब वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, कंडक्टिविटी पता करने के लिए हमें उस सॉल्यूशन का क्या पता होना चाहिए, सेल कांस्टेंट। वो तो हम प्रैक्टिकली भी गिन सकते हैं कि वो निकालो ऊपर बाहर और उसके बीच का दो इलेक्ट्रोड के बीच का क्या गिन लो, डिस्टेंस। तो वो कौन हो गया, दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस हो गया L, और जो भी इलेक्ट्रोड लिया उसका क्या गिन लो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो कौन हो गया A। तो हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू तो कैसे मिल जाएंगी, सेल, लेकिन हमें क्या नहीं पता, रेजिस्टेंस। उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का हमें क्या नहीं पता, रेजिस्टेंस नहीं पता। क्या नहीं पता, रेजिस्टेंस नहीं पता। किसका रेजिस्टेंस नहीं पता, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस नहीं पता। तो इसीलिए हमें पहले पता लगाना है, किसका पता लगाना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। किसका पता लगाना है, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है सब? तो हमें सबसे पहले पता लगाना है रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। तो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन का पता अगर हमें लगाना है, ठीक है, किसका पता लगाना है बच्चों, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हम करते हैं जिसका नाम है व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। क्या नाम है, व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, शॉर्ट में हम पढ़ेंगे व्हाट इज दिस व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। तो व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या करता है, यहाँ पे एक वायर है और ये एक यूनिफॉर्म वायर है,
इसका नाम हम रख देते हैं AB। यूनिफॉर्म वायर मतलब ऐसा वायर जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू आउट द वायर कैसा है, सेम, मतलब इधर से मोटा न उधर से बारीक, कैसा नहीं, इधर जितना मोटा उधर उतना ही मोटा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वायर AB। अब इसकी लेंथ गिनने के लिए उसको यहाँ पे क्या लगा दी, स्केल, क्या ये स्केल, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे एक दूसरा मतलब ये है पॉइंट है। अब यहाँ पे इसको जोड़ दिया, कैसे जोड़ दिया, इनको जोड़ दिया ऐसे दो वायर से, और इनके बीच में यहाँ पे क्या लगाया है, रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू पता है, इसको हमने रख दिया RX। व्हाट इज RX? रेजिस्टेंस ऑफ द व्हाट वी कैन से रेजिस्टेंस अलोंग दिस आर्म, ये जो आर्म है उसका इसके अलोंग का रेजिस्टेंस क्या लिया, RX। और ये हमें पता है, इसको कहते हैं हम कौन सा रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस बॉक्स रहता वो कनेक्ट कर देते, और जितना रेजिस्टेंस हमें लेना है उतनी की वहां से बाहर निकाल के रख देते, तो जो नंबर की जितने ओहम की हमने बाहर निकाल के रही उतना रेजिस्टेंस उसके अंदर क्या हो गया, प्रोड्यूस, ठीक है। सेकेंडली यहाँ पे ये जो सेकंड आर्म है, तो सेकंड आर्म में यहाँ पे उन्होंने जोड़ दिया कौन सा सेल, कंडक्टिविटी सेल। यह है उसकी ग्लास ट्यूब, और यह है उसके दो इलेक्ट्रोड, और यह है अपना, ठीक है, यह हो गया अपना कौन सा सेल, कंडक्टिविटी सेल। यह है ग्लास ट्यूब, ग्लास ट्यूब, और इसके अंदर हमने लिया है सॉल्यूशन। क्या लिया इसके अंदर, सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हमें क्या फाइंड आउट करनी है, कंडक्टिविटी। पहले तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद कंडक्टिविटी। तो इसीलिए ये क्या है, सॉल्यूशन हुच रेजिस्टेंस इज टू बी, रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड, तो सॉल्यूशन हुच रेजिस्टेंस इज टू बी डिटरमाइंड। ऐसा सॉल्यूशन जिसका रेजिस्टेंस हमें डिटरमाइन करना है, ऐसा सॉल्यूशन हमने यहाँ पे लिया है, और उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, R सॉल्यूशन। तो ये जो है इसका एक वायर इधर कनेक्ट है और दूसरा वायर इधर कनेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए यहां से जब करंट आएगा तो पहले सॉल्यूशन में जाएगा और फिर सॉल्यूशन से इधर जाएगा, और इसीलिए इस सॉल्यूशन में जो रेजिस्टेंस है वो इस आर्म में आ जाएगा, और उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, उस रेजिस्टेंस को कहेंगे हम R सॉल्यूशन। क्या कहेंगे उसको, R सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज दिस R सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वंस मोर, व्हाट इज दिस R सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज डिनोटेड बाय R सॉल्यूशन। यहाँ पे RX, दैट इज द विच रेजिस्टेंस, नॉन रेजिस्टेंस, एंड यहाँ पे R सॉल्यूशन लगा है, और ये वायर है। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे लगाया है कौन सा मीटर, गैल्वानोमीटर। कंडक्टेंस मत बोलना उसको, क्या है वो, गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर में क्या रहता है, नल डिफ्लेक्शन। नल डिफ्लेक्शन मतलब उसमें भी एक पॉइंटर रहता है, जैसे अपनी घड़ी में काटे रहते हैं वैसा, और यहाँ पे क्या रहता है, जीरो, ठीक है। अब इसके इधर भी जाएगा तो करंट रहेगा, इधर भी जाएगा तो करंट रहेगा, लेकिन ये गैल्वानोमीटर जब इधर रहेगा तो करंट कितना रहेगा, जीरो, और दैट इज कॉल्ड विच डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। कौन सा डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। ध्यान में रखेंगे, जब पॉइंटर किसके ऊपर रहता है, जीरो, तो वी से इट इज अ विच डिफ्लेक्शन, नल डिफ्लेक्शन। और यहाँ पे है ये एक वायर, और ये वायर कैसा रहता है, दिस वायर जो वहां से आता है वो इसको हम ऐसा खोल देते हैं, और खोलने के बाद वो वायर को इधर से डाल देते हैं, और ये मेटल का रहता है, और ये वायर इसको यहाँ से खोल दिया, और खोलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे ये पूरा मेटल का है समझो, तो इसको वायर ज्वाइन कर दिया, तो क्या होगा, इसको क्या लग जाएगा, करंट, वायर से करंट। अपने हाथ को करंट नहीं लगेगा, किसको करंट लगेगा, सिर्फ इसको, दैट इज कॉल्ड जॉकी, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड व्हिच कॉन्टैक्ट, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, और वी कैन से इट इज जॉकी, ठीक है। अब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और जॉकी हम यहाँ पे वायर पे अलग अलग पॉइंट पे क्या करते हैं, टच, और अलग अलग पॉइंट पे टच करने के बाद अगर इधर टच किया तो समझो पॉइंटर इधर आया, तो मतलब इधर इधर जाएंगे तो पॉइंटर इधर इधर ही जाएगा,
इसलिए फिर इधर नहीं इधर टच करते, इधर टच किया तो फिर इधर गया पॉइंटर, मतलब अपना पॉइंट इन दोनों के बीच में, फिर इधर टच किया फिर इधर, फिर एक समय ऐसा आया कि पॉइंटर कहीं पे रुका, जीरो, बस दैट इज कॉल्ड नल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? नल पॉइंट। और नल पॉइंट पे इस पॉइंट का नाम रख दिया AC। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे हम, क्या कहेंगे? लेंथ AC, और इसको कहेंगे लेंथ BC। और अभी अभी हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है बच्चों? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और इसीलिए मैं क्या कहूंगा कि रेजिस्टेंस, अब ये जो इस आर्म का रेजिस्टेंस है, कौन है इस आर्म का रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सो रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। कौन है लेंथ? लेंथ AC। और इधर वाली, इधर का रेजिस्टेंस कौन है? RX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ BC। उस आर्म की इधर की लेंथ क्या है? लेंथ BC। अब क्या होगा? दोनों को हम क्या करेंगे? डिवाइड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट, इक्वल टू लिखते हैं, और क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। अब दोनों का सेम सॉल्यूशन है, सेम ही है, तो कांस्टेंट की वैल्यू भी कैसी रहेंगी? सेम। और इसीलिए कांस्टेंट कांस्टेंट क्या होगा? कैंसल। तो हमें क्या मिलेगा? R सॉल्यूशन अपॉन RX इज इक्वल टू लेंथ AC अपॉन लेंथ BC। लेंथ AC अपॉन लेंथ BC। What is R solution? Resistance of the solution. ठीक है, once more. What is R solution? Resistance of the solution. What is RX? Known resistance. इसकी वैल्यू हमें पता है, लेंथ AC भी पता है, लेंथ BC भी पता है। अगर इन तीनों का पता है तो काय का पता चल जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। काय का पता चल जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। And so we get this formula that you have to keep in your mind. Resistance of solution is equals to length AC upon length BC into RX. और अगर रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन पता चला तो आपको क्या पता चल जाएगा? अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा, क्या फॉर्मूला लिखा? K इज इक्वल्स टू G इंटू A अपॉन L, और G की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन R, और ये K इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये फॉर्मूला है ना? नहीं, गलत हो गया। G इज इक्वल्स टू K इंटू A अपॉन L, तो K इज इक्वल्स टू G इंटू L अपॉन A, तो G L अपॉन A इज B एंड दिस इज R, सो वी हैव दिस फॉर्मूला। अब अगर हमें R सॉल्यूशन पता है और क्या पता है? सेल का कांस्टेंट पता है, तो हमें क्या पता चलेगा? कि दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। सो इन दिस वे, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? सो इन दिस वे, बाय दिस फॉर्मूला वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, एंड कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, K सॉल्यूशन इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R सॉल्यूशन। सेल कांस्टेंट अपॉन R सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें कभी कभी अगर ये भी पता है और ये भी पता है, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो हम उससे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? सेल कांस्टेंट। सिंपली तीन वैल्यू में से दो वैल्यू पता है तो तीसरी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड ओह्म्स लॉ एंड ऑल। ठीक है, अब हम देखेंगे कंडक्टिविटी के बारे में। ये जो कंडक्टिविटी है, हैव यू सीन दिस? डू यू अंडरस्टैंड? चलो समझ गए सब लोग? 20% में कुछ नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ ये एक फॉर्मूला ऐड हुआ है। क्या फॉर्मूला है? सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला। क्या है सेल कांस्टेंट? अरे यार सब बोलते जाओ। सेल कांस्टेंट L अपॉन A। वंस मोर, सेल कांस्टेंट L अपॉन A, सेल कांस्टेंट L अपॉन A। क्लियर है? सो ध्यान में रखेंगे बच्चों, B इज अ व्हिच कांस्टेंट? सेल कांस्टेंट, एंड सेल कांस्टेंट L अपॉन A। L डिस्टेंस बिटवीन द
two electrodes. A, area of cross section, and B is a cell constant. B is a cell constant. Clear है सब? तो ये हो गया बच्चों सेल कांस्टेंट, ये हो गया कंडक्टिविटी सेल, ये एक फार्मूला ऐड हुआ और ये एक फार्मूला ऐड हो गया, Q इज इक्वल्स टू B अपॉन R। अब ये जो K है हमारे पास, इस K को ही हम कहते हैं बच्चों कॉन्सिविटी, कंडक्टिविटी। क्लियर? वंस मोर, K को ही क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। एंड कीप इन योर माइंड दिस कंडक्टिविटी इज गिवन बाय। अब कंडक्टिविटी K तो अभी हमने देख लिया है, कंडक्टिविटी क्या है समझ लो सब अच्छे से। ये एक सॉल्यूशन है, क्या है बच्चों? ये सॉल्यूशन। और अभी हमने देखा हाउ टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन बाय B अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। फ्रॉम दिस यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है सब लोग? अब हमें कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गई, अब हमें क्या मिलाना है? हमें कुछ तो भी नया मिलाना पड़ेगा। अभी कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कब की कंडक्टिविटी है ध्यान में रखेंगे, ये सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन का कुछ तो भी कॉन्सेंट्रेशन है, कुछ तो भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। आई कंसीडर इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है C मोल्स पर लीटर। ठीक है, क्या है? C मोल्स पर लीटर। C whatever it is, it may be a 2 moles per liter, it may be a 3 moles per liter, it may be a 0.1 moles per liter, it may be a 0.5, whatever the concentration, जो भी concentration है, जो भी concentration है उस solution का, क्या हमने जनरल में कैसे डिनोट किया? C। C concentration के लिए जो conductivity है उसको हमने कैसे डिनोट किया? K। तो K is the conductivity of solution when the concentration of solution is C. But if I take the solution whose concentration is how much molar? 1 molar। हमने एक ऐसा solution लिया जिसका concentration कितना मोलर है? 1 मोलर। concentration है 1 मोलर। 1 मोलर per liter is nothing but molar। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जो भी होगा वो लीटर में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मोल्स में, तो उसका यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। मोल्स पर लीटर को हम क्या कहते हैं? मोलर। ठीक है, ध्यान रखिए, मोल्स पर लीटर को हम कहते हैं मोलर। तो ये क्या हो गया? मोलर। क्या हो गया ये? तो दिस इज मोलर, दिस इज द मोल्स पर लीटर एंड दिस इज मोलर, इट इज द K सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन कितना मोलर है? C मोलर, एनी 2 मोलर, 3 मोलर, 5 मोलर, 7 मोलर, व्हाटएवर इट इज, 0.1 मोलर, 0. जो भी कंसंट्रेशन है, तब की जो कंडक्टिविटी है उसको क्या बोला? K। बराबर। लेकिन जब मोलरिटी कितने मोलर है? 1 मोलर, तब उसका जो कॉन्सेप्ट, तब उसकी जो कंडक्टिविटी रहेगी, कंडक्टिविटी कितने मोलर सॉल्यूशन की है? 1 मोलर। कितने की? 1 मोलर। 1 मोलर सॉल्यूशन की वो कंडक्टिविटी है, इसीलिए उसका नाम रखा मोलर कंडक्टिविटी। क्या नाम रखा? मोलर कंडक्टिविटी। और उसको डिनोट किया लैम्डा से। ठीक है, ऐसे डिनोट किया लैम्डा। तो कीप इन योर माइंड, लैम्डा स्टैंड्स फॉर व्हिच कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है? वंस मोर, लैम्डा स्टैंड्स फॉर व्हिच कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। So this lambda stands for molar conductivity and this is for how much molar? 1 molar. How much molar? 1 molar. And so by cross multiplication, अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है C concentration के लिए K, तो 1 concentration के लिए 1 molar concentration के लिए lambda, तो we make the which multiplication? Cross multiplication। तो क्या मिलेगा? K। अच्छा, lambda into C, लैम्डा m से डिनोट करते हैं, दैट इज द व्हिच कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। लैम्डा इनटू C इज इक्वल्स टू K। ठीक है, देयरफॉर वी कैन गेट लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू K ऑफ सॉल्यूशन अपॉन C। ठीक है, वंस मोर, क्या? मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा इज इक्वल्स टू K ऑफ सॉल्यूशन अपॉन C। व्हाट इज K?
ये अभी तो पढ़ा कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. एंड व्हाट इज लैम्बडा? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन. एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर. मोल्स पर लीटर, इसी को क्या कहते हैं? मोलर. तो देखो अभी इधर क्या मतलब स्पेशलिटी है. तो लैम्बडा यम, क्या? लैम्बडा यम. व्हाट इज लैम्बडा यम? मोलर कंडक्टिविटी के ऑफ सॉल्यूशन. अभी अभी हमने के का यूनिट पढ़ा है. के इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी. उसका यूनिट क्या था रेजिस्टिविटी का? ओम सेंटीमीटर. तो इसका यूनिट क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. और अभी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या है यहाँ पे? मोल्स पर लीटर. बराबर, मोल्स पर लीटर. अब लीटर है, लीटर 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 डीएम क्यूब. और हमें ये डीएम क्यूब में है और ऊपर का में सेंटीमीटर. तो हमें इसको भी काय में करना है? सेंटीमीटर. तो इसके लिए एक रिलेशन हमेशा ध्यान में रखना है. 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ध्यान में रखना रिलेशन वंस मोर. 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. अब मिली, दोनों मिली, मिली 10 raised to the power -3. जिनको नहीं पता ध्यान रखेंगे. मिली 10 raised to the power -3. सेंटी 10 raised to the power -2. डेसी 10 raised to the power -1. क्लियर? तो यहाँ पे कौन है ये? मिली. मिली मतलब 10 raised to the power -3 लीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है? क्या है? 1 सेंटीमीटर क्यूब. अगर मैं इस लीटर की जगह क्या लिखूं? देखो इधर 1 लीटर इज इक्वल्स टू -3. इधर आया तो +3, -3 इधर आया तो +3. और ये सेंटीमीटर क्यूब जैसा के वैसा. तो क्या रिलेशन मिलेगा? 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10 raised to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब. बराबर. तो मुझे अगर लीटर हटाना है, देखो क्या हटाना है? लीटर. 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1 कितना? 10 raised to the power 3 क्या? सेंटीमीटर क्यूब. यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाएगा माइनस और फिर ऊपर जाएगा. समझ लो. और इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा? 10 raised to the power 3. 10 raised to the power 3 मतलब ही कौन होता है? 1000. और इसीलिए के सॉल्यूशन इनटू 1000. समझ गए? अब इसका यूनिट क्या हो गया? कंसंट्रेशन का मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. बराबर. मोल्स पर लीटर रहा क्या? नहीं, क्योंकि लीटर को वो करने से 10 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई करने से अभी वो कौन हो गया? सेंटीमीटर क्यूब. बराबर. तो मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब. और इसका यूनिट क्या है? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. अब क्या होगा? के इंटू सी इंटू 1000. अब क्या होगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ये मोल है, ऊपर गया मोल इनवर्स. ये +3 है, ये आएगा ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर टू द पावर 3. +3 -1 +2. और इसीलिए इसका यूनिट आ गया अभी के इंटू 1000 अपॉन सी. पहले ओम इनवर्स जैसा के वैसा. सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. तो क्या रिलेशन मिला यहाँ पे? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ठीक है? वंस मोर, क्या रिलेशन मिला? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. So we have, this is the formula of lambda m. This lambda m stands for which conductivity? Molar conductivity. This lambda m stands for molar conductivity. तो मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट अभी हमें क्या मिला? ओम इनवर्स
सेंटीमीटर ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. ये काय यूनिट है? लैम्डा यम. ठीक है, काय यूनिट है, इसका है क्या? नहीं. अब ये यूनिट कब आता? ये यूनिट कब आता? ध्यान में रखना भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज. लैम्डा का ये यूनिट कब आता? लैम्डा यम का यूनिट ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. ये यूनिट कब आता? जब के का यूनिट क्या रहता है? ओहम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000. ठीक है, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन पानी है वोल्ट्स पर मीटर. अब बोलेंगे आपने तो सेंटीमीटर क्यूब बनाया उसका. देखो सेंटीमीटर क्यूब बनाया तब जब लीटर की वैल्यू को मैंने बोला 3 मोल्स पर लीटर कॉन्सेंट्रेशन था. 3 मोल्स पर लीटर. तो मैंने क्या किया? 3 मोल्स पर लीटर की ये जो 3 था इसी को कैसे मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में 1000 से, तब जाके वो काय में कन्वर्ट हुआ ओहम सेंटीमीटर क्यूब, वोल्ट्स पर सेंटीमीटर क्यूब. समझ गए? इससे ज्यादा दिमाग का मत लगाओ. सीधा इतनी बात ध्यान में रखिए क्या कि व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज इन वोल्ट्स पर लीटर, वोल्ट्स पर लीटर को हम क्या कहते हैं? मोलर. व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज इन वोल्ट्स पर लीटर, वोल्ट्स पर लीटर को हम क्या कहते हैं? मोलर. व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज इन मोलर and the K is in ohm inverse, सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे कौन रहेगा? 1000. तो हम क्या कहेंगे? लैम्डा का जो यूनिट आएगा वो आएगा ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. लेकिन अगर हमें ये टाइमिंग गिवन है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स और कॉन्सेंट्रेशन टाइमिंग गिवन है वोल्ट्स पर सेंटीमीटर क्यूब, डायरेक्टली गिवन है. करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है. तो डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला लैम्डा का सिर्फ फॉर्मूला रहेगा K अपॉन C, और इसका भी यूनिट सब कैंसिल यूनिट क्या आएगा? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स. ठीक है, ध्यान में रखेंगे दो चीजें. व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट इज नथिंग बट मोल्स पर ml. जब कॉन्सेंट्रेशन मोल्स पर ml या मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा तो आपको क्या करना है? व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन इज गिवन इन मोल्स पर सेंटीमीटर क्यूब और मोल्स पर ml, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं है. योर फॉर्मूला विल बी ओनली K अपॉन C, दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा यम. That is nothing but the which conductivity? Molar conductivity. That is nothing but the molar conductivity. This is the 20% of this topic. ठीक है, बस ये दो डब्बे हैं बस. ठीक है, क्लियर है? ये 20% सेपरेट निकालना, रखना. 20% 20 बार रिवाइज होना चाहिए. इतना परफेक्ट कि इतना सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ठीक है, बस इतना सी बात है, इतनी सी बात है. ये ऐसा लिख के रखना इसको 20%. ठीक है, और बस सारे क्वेश्चन इन्हीं के बेसिस पे सॉल्व होंगे. ठीक है, चलो आगे. सो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? लैम्डा यम. लैम्डा यम K into 1000 upon C. C is in moles per liter. But if you have the concentration is moles per ml or moles per centimeter cube, then no need to multiply by 1000, and directly we can have the formula lambda m is equals to K upon C. K upon C. ठीक है, तो we have these two formulas for the molar conductivity, and this is the molar conductivity. And what is the molar conductivity? It is the, there are the different definitions of molar conductivity. अभी अभी हमने देखा है कि 1 मोलर, कितना मोलर? चांगले बना, कितना मोलर? 1 मोलर. 1 मोलर का मीनिंग क्या है? 1 मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution. तो मैं इससे दो बातें बता सकता हूं या बोल सकता हूं कि 1 मोलर
सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी, 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हम कहते हैं कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, 1 मोलर सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को हमने क्या कहा? मोलर कंडक्टिविटी। 1 मोलर की मतलब कितने मोल सोल्यूट की? 1 मोल सोल्यूट की। 1 मोलर की मतलब कितने लीटर सॉल्यूशन की? 1 लीटर सॉल्यूशन की। क्लियर? तो 1 मोल सोल्यूट की, 1 मोल सोल्यूट जब 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा तब उसकी जो क्या होगी? कंडक्टिविटी, उसी का नाम है मोलर कंडक्टिविटी। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट ये ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में या किसी सॉल्वेंट में डालने के बाद डिसोसिएट होते हैं और डिसोसिएट होके क्या बनाते हैं? आयंस। और उन्होंने बनाए हुए आयंस जब इधर उधर मूव करते हैं, उनके फ्लो होने से क्या फ्लो होता है? करंट। क्या फ्लो होता है? करंट। किसके फ्लो होने से? आयंस के फ्लो होने से क्या फ्लो होता है? करंट। जब आयंस के फ्लो होने से फ्लो होता है करंट। ठीक है, वंस मोर, किसके फ्लो होने से? आयंस के फ्लो होने से क्या फ्लो होता है? करंट। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट्स भी कितने टाइप के होते हैं? 2। वन इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है। क्लियर है? वंस मोर, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं कि जिनका कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं अल्फा। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन and it is given by number of moles dissociated, number of moles dissociated upon total number of moles taken. Total number of moles taken. Number of moles dissociated upon total number of moles taken. This is the degree of dissociation. And for strong electrolyte, for weak electrolyte, strong electrolyte. Question solved. बहुत सारा नहीं तुम्हें ये वीडियो खुद करूँ। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ध्यान में रखेंगे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग। क्या होता है कि अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 में से लगभग 99 या 100 क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट। समझो 99 डिसोसिएट हो तो आंसर कितना आया? 0.99। ठीक है, दैट इज नियरली इक्वल टू 1। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1। मतलब 100 में से कितने टूटे? 99, 98 इतने टूट गए। सो दैट इज कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है? जो कंप्लीटली टूटता नहीं है। कंप्लीटली तो छोड़ो, बहुत कम टूटता है। तो 100 में से कितने टूटे? 3। बराबर। तो अभी इसका वैल्यू कितना आएगा? 0.03। बराबर, 0.03। ये 1 से बहुत कम है, तो इसका अल्फा वेरी वेरी लेस देन 1 फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, वीक इलेक्ट्रोलाइट अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो कितना टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है? 2।
One is a strong electrolyte, another is a weak electrolyte. Clear? After having this strong electrolyte and weak electrolyte, strong electrolyte में दो है, एक है कौन? Strong acid. कौन है strong acid? HCl, H2SO4 and HNO3. At least तीन तो भी ध्यान में रखना. These are which acid? Strong acid. और दूसरे है स्ट्रॉन्ग बेस. क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस. कौन कौन है स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH, उसके बाद KOH. ठीक है, एटलीस्ट ये दो तो भी ध्यान में रखना है. ठीक है, उसके बाद है वीक एसिड एंड वीक बेस. वीक एसिड एंड वीक बेस. वीक एसिड कौन है? एसिटिक एसिड. कौन है? एसिटिक एसिड. और वीक एसिड कौन है? वीक एसिड. फर्स्ट इज एसिटिक एसिड. क्या है एसिटिक एसिड? CH3C double bond OH. That CH3C double bond OH is a weak acid. Acidic acid. ठीक है. और है कौन? H2S हाइड्रोजन सल्फाइड. और कौन है? HCl. और कौन है? HF. These are the weak acid. Weak acid. और दूर कौन है? Weak base. Weak base में NH4OH CuOH by 2. These are the weak base. Weak base. And these are the weak electrolyte. Weak electrolyte. कौन है weak electrolyte? जो कैसे डिसोसिएट होते हैं? कंप्लीटली कि बहुत कम? बहुत कम. थोड़ा सा डिसोसिएट होते हैं. जो थोड़ा सा डिसोसिएट होते हैं उनको क्या कहते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो कंप्लीट डिसोसिएट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. 100 में से 3 टूटे, 100 में से 99 टूटे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. क्लियर? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट? 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. Which two types? Strong electrolyte and weak electrolyte. Clear? Once more. Which two types once more? Strong electrolyte and weak electrolyte. So we have the two types of electrolytes. One is a strong electrolyte and another is a weak electrolyte. ठीक है? कितने टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं? दो. One is a strong electrolyte, another is a weak electrolyte. Clear है सब लोग? So in this way we have these two things. One is a strong electrolyte, another is a weak electrolyte. Clear? अब क्या है? एक मोल, you all know very well about the 1 mole. 1 mole of any substance is equal to molecular weight. और 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 into 10 raised to the power 23. इतने क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स. लेकिन हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर, ये रहते नहीं, कंसीडर. समझो एक मोल में 100 मॉलिक्यूल है. समझो कितने हैं? 100. होते हैं? नहीं, बहुत होते हैं, लेकिन हम कंसीडर करेंगे कितने मॉलिक्यूल है? 100. अब 100 में से वीक इलेक्ट्रोलाइट के टूटेंगे. अरे तो बताया ना अभी, 2, 3, 4 इतने टूटेंगे. कौन से इलेक्ट्रोलाइट के? वीक इलेक्ट्रोलाइट के. अब अगर मैं कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर यहाँ पे ले रहा हूं, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट बच्चों? वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के 100 में से टूटेंगे कितने? 2-3, है ना? अब यहाँ पे ध्यान दो. अभी हमने क्या किया? 1 मोल वीक एसिड लिया, 1 मोल वीक एसिड लिया. कौन सा एसिड लिया? एसिटिक एसिड. क्या फॉर्मूला है एसिटिक एसिड का? CH3C double bond OH. And you know acid has a tendency to donate H positive ion. जिनको नहीं पता ध्यान रखेंगे. Once more, क्या कॉन्सेप्ट? Acid has a tendency to donate H positive ion. तो ये इसका OH बॉन्ड क्या होगा? टूटेगा. ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर जाएंगे? ऑक्सीजन. क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा. कितनी है? भूल गए कितनी है? 3.5. ऑक्सीजन की 2.1. किसकी ज्यादा? सॉरी, हाइड्रोजन की 2.1. किसकी ज्यादा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. दो. अरे कितना आयन बना रहे? 2.
अब लिए कितने थे बच्चों? 100। 1 मोल लिए मतलब कितने मॉलिक्यूल लिए? 100। अब 1 मोल, कितना मोल? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जितने भी क्या प्रोड्यूस किए? आयंस, उस आयंस की फ्लो होने से जो वहां पे क्या है? कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है, उसी का नाम है कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। समझ गए? कितने मोल? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ने जितने भी क्या प्रोड्यूस किए? आयंस, उस आयंस के फ्लो होने से वहां पे जो क्या रहेगा? कंडक्टेंस, उसी का नाम है कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ, अब 1 मोल मतलब हमने कंसीडर किया कितने मॉलिक्यूल है? 100। अब 100 में से टूटे कितने? सिर्फ 3। 3 टूटे, तो बनेंगे कितने टोटल आयंस? 3 और 3 6। मतलब 1 मोल में के आयंस कितने बने हुए टोटल? 6। और 6 की वजह से जो वहां पे क्या होगी? कंडक्टेंस, उसी का नाम है कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी। बराबर। लेकिन इनको एक दूसरे से सेपरेट करने का कार्य कौन करता है? वाटर। क्योंकि ये वाटर इसके ऑक्सीजन के ऊपर जो निगेटिव चार्ज रहता है वो इसके हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करता है, जो इसका निगेटिव रहता है वो इसके हाइड्रोजन अट्रैक्ट करता है, वो उन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सॉल्वेशन। क्या कहते हैं उसी को? सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन मतलब सॉल्वेंट जब वाटर होता है तो उसका नाम होता है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन की प्रोसेस से इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य कौन करता है? सॉल्वेंट। कौन करता है? सॉल्वेंट। ठीक है, क्या का काम करता है सॉल्वेंट को? इन दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करके उनके क्या बनाने का कार्य करता है? आयंस। पहले क्या था? हमने सिर्फ कितना लीटर डाला था पानी? 1। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे उसमें क्या ऐड करते जाएंगे? पानी। पहले 1 लीटर पानी ने कितने को तोड़ा था? 3 मॉलिक्यूल तोड़े थे, तो 3 3 6 बन गए। फिर से 1 लीटर पानी डालेंगे, अब फिर से कितने टूटेंगे? समझो 3, मतलब टोटल कितने टूट गए? 6। बराबर। लेकिन अब क्या होते जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा, कम होते जाएगा? कम होते जाएगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। पहले 1 मोल 1 लीटर, तो कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल है। अब 1 मोल 2 लीटर, फिर 1 मोल 3 लीटर। अब क्या होगा? 3 लीटर पानी डाला तो टूटेंगे कितने? 9। अभी भी टूटने कितने बाकी है? 91। अरे है ना। और 1 लीटर पानी डालेंगे, अब टूटेंगे कितने? 12। और 1 लीटर पानी डालेंगे, टूटेंगे कितने? 16। अरे 16 नहीं, 15। आर यू अंडरस्टैंडिंग? फिर कुछ समय के बाद बोलेंगे यार हमको जितना टूटना था टूट गए, अब तुम 1 लीटर डालो, हम 1 ही टूटेंगे। पहले 1 लीटर में कितने टूटते थे? 3। अब कितने टूटेंगे? 1। फिर कुछ देर के बाद बोलेंगे तुम 10 लीटर डालोगे तो हम 1 टूटेंगे। ठीक है, तो हम पानी डालते गए और उसके आयंस बढ़ते गए कि कम होते गए? अरे 1 लीटर में 6 आयन, 3 आयन, 3 और 3 6 बने। अरे बने ना। 2 लीटर में 12। अरे नहीं बने। फिर जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं उसके आयंस बढ़ रहे हैं। आयंस अगर बढ़ेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट में प्रोड्यूस किए हुए क्या बढ़ रहे हैं? आयंस। अगर आयंस बढ़े तो उसकी क्या बढ़ेंगी? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी बढ़ी किसकी वजह से? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ी। मतलब कौन सी कंडक्टिविटी बढ़ी? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी कब बढ़ेंगी? जब हम क्या ज्यादा डालेंगे? पानी। पानी डालेंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? और क्या बढ़ रहा है? डाइल्यूशन। क्या बढ़ रहा है? डाइल्यूशन।
ठीक है। तो जैसा जैसा पानी डालना मतलब डाइल्यूट करना, जैसा जैसा क्या बढ़ेगा, डाइल्यूशन। क्या बढ़ेगा बच्चों, डाइल्यूशन। जैसा जैसा डाइल्यूशन बढ़ेगा उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी बढ़ती जाएंगी, क्योंकि हम पानी डाल रहे हैं तो आयन टूट रहे हैं, नए मॉलिक्यूल टूट रहे हैं। जब तक वो टूटते रहेंगे तब तक आयंस बढ़ते रहेंगे, जब तक आयंस बढ़ते रहेंगे तब तक उसकी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी, है ना। हम बहुत पानी डाले, लेकिन हम पानी डालते गए और मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती गई, ठीक है। लेकिन तब भी वो रुकने का नाम नहीं। और रुकेंगी कब, जब पूरे 100 में के 100 क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। लेकिन वो पूरे टूट ही नहीं रहे थे, ठीक है। और इसीलिए इतना पानी डालना पड़ा पूरे टूटने के लिए, इतना पानी डालना पड़ा प्रैक्टिकली कि हम गिन भी नहीं सकते कितना पानी डालना पड़ा। ऐसे अमाउंट को हम क्या कहते हैं, इनफाइनाइट, बराबर। तो इसीलिए जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या, इतना पानी कि उसके बाद और पानी डाला तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। कब नहीं आएगा कोई चेंज, जब जितने थे सारे क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। एंड दैट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड व्हिच कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। So when the dilution concentration is inversely proportional to the dilution, C is equal to V upon V, 1 upon V। तो जब डाइल्यूशन कितना होगा, इनफाइनाइट, तो 1 upon infinity is equal to 0। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। Once more, कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0। When the concentration is 0, do you understand? When the dilution is infinite, ठीक है। Once more, when the dilution is infinite, जब dilution infinite होगा, once more, जब क्या infinite होगा, dilution, ठीक है। तो concentration क्या होगा, 0। और इस dilution पे, 0 concentration पे या infinite dilution पे उसकी जो कंडक्टिविटी रहेंगी, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी रहेंगी, वो उसकी वैल्यू कैसी रहेंगी, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और सो वी कैन हैव द कॉन्सेप्ट, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द concentration. Around this concept, molar conductivity of weak electrolyte, molar conductivity of weak electrolyte is directly proportional to the dilution and inversely proportional to the concentration, ठीक है। and the molar conductivity, so it is denoted by lambda infinity m. What is this? Molar conductivity at infinite dilution, or it is what, molar conductivity at 0 concentration, ठीक है। This is the molar conductivity at infinite dilution, or it is the molar conductivity at 0 concentration, ठीक है। So this is the molar conductivity at infinite dilution, और that is what, molar conductivity at 0 concentration। और ये उसकी कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी एट 0 concentration और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कल हम इसकी, कल तो संडे है, छुट्टी चाहिए। CS फिशरी, how many CS फिशरी, CS 14, ये फिशरी सुट्टी नाही पाहिजे, मग उद्या सुट्टी पाहिजे, रेजर आहे, नाही पाहिजे, रेजर आहे, पाहिजे। सो उद्याचा सेम टायमिंग, मी उद्याचा टायमिंग कळवतो ग्रुपमध्ये, सगळेजण आहे का, तर एंट्रन्स शोध घे। सीईटीचा वेगळा ग्रुप बनवला ना, नाही बनवला, हो हो
टायमिंग कसा माहित पडेल मग तुम्हाला? ग्रुपवर टाकून देईल मी एंट्रन्सच्या आणि याच्या. आला तुमचा प्रश्न. तुम्ही संध्याकाळी येणार आहे का? बाकी त्यांना तर सगळं 12th बोर्ड, 12th एंट्रन्स, 12th